प्यारे दोस्तों, जय हिंद। आप सब देख पा रहे हैं 14वें चैप्टर में जैव अणु के बारे में हम लोग आज 10 प्रश्न करने वाले हैं। तो ये जैव अणु क्या होते हैं? ऐसे अणु जो हमें, आपको, सबको जीवित रखने में मदद करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं अणुओं से हम लोग बने हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड, वसा या न्यूक्लिक अम्ल के बारे में हो। तो इन सारे अणुओं को हम जैव अणु कंबाइन रूप से करते हैं। जीवित कोशिका में पाए जाने वाले अणु जैव अणु कहलाते हैं। तो आज इनसे हम लोग कुछ कंसेप्चुअल प्रश्न करने वाले हैं। तो आज 10 MCQ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या है प्रश्न? ध्यान से पढ़ते हैं। ग्लाइकोजन अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों से बना शाखित श्रृंखला बहुलक होता है, जिसमें C1C4 श्रृंखला ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा बनती है, जबकि C1C6 शाखन ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा होता है। ये आपको बता रहा है ऐसा होता है। किसमें होता है? ग्लाइकोजन में। फिर आगे प्रश्न कर रहा है कि ग्लाइकोजन की संरचना के समान संरचना वाला यौगिक है। कौन सा इनमें यौगिक ग्लाइकोजन की जैसा संरचना रखता है? पहला बता क्या रहा है? C1C4 भी हो ग्लाइकोसाइडिक और C1C6 भी हो, यानी मेन श्रृंखला C1C4 की है चेन, और जो ब्रांच है C1C6 की है। और ग्लाइकोजन के समान संरचना पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिए, एमाइलोज है, दूसरा एमाइलोपेक्टिन है, तीसरा सेलुलोज है, चौथा ग्लूकोज है। तो इनमें से एमाइलोपेक्टिन क्या है? ग्लूकोज के जैसा संरचना रखता है। तो आइए देखते हैं एमाइलोपेक्टिन में कैसे संरचना होती है, और आपको याद भी हो जाएगा। देखिए, ये ग्लूकोज अणु हैं सभी, जो रिंग आपको दिख रहे हैं सभी ग्लूकोज हैं। अच्छा, कैसा ग्लूकोज है? अल्फा ग्लूकोज है। और एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से किसके द्वारा जुड़े हैं? तो एक अणु का ग्लूकोज देखिए, इसका 1 इसका 4 से जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं C1C4। थोड़ा मैं इसको कलर बदल दूँ तो आपको क्लियर पिक्चर विजुलाइज होगा। चलिए मैं हरा ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए, इसका 1 इसका C4, तो ये चेन ऐसे जुड़ता जाएगा, तो ये श्रृंखला हो गई C1C4 की। और ये जो जुड़ते हैं किसके द्वारा जुड़े हैं? लिंक के द्वारा, यानी वो ग्लाइकोसिडिक लिंक है या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता क्या है? जब मोनोसैकेराइड ऑक्सीजन के थ्रू या सल्फर के थ्रू या फास्फोरस के थ्रू या नाइट्रोजन के थ्रू जब जुड़ते हैं तो उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीजन के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए, 2 मोनोऑक्साइड किसके द्वारा जुड़े हैं? ऑक्सीजन के थ्रू। और क्या जुड़े हैं? मोनोसैकेराइड। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। कहाँ पर बना है? किसकी पोजीशन पर? C1C4 ये श्रृंखला हो गया मेन। अब इसके साथ साथ देखिए, इसका छठा पोजीशन, इसका पहला पोजीशन, इनके बीच भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है। तो ये है एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोपेक्टिन के जैसा संरचना किसकी होती है? ग्लाइकोजन की। बस थोड़ा सा अंतर ये होता है कि इसमें कम श्रृंखला होती है, जैसे यहाँ एक श्रृंखला दिख रही है। उस तरह से ग्लाइकोजन होता है तो कई श्रृंखला शाखा दिखता है, श्रृंखला नहीं शाखा ज़्यादा होते हैं ग्लाइकोजन, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? एमाइलोपेक्टिन, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्राणियों के यकृत में संग्रहित होता है? अब आपसे पूछ रहा है बहुलक, कौन सा बहुलक प्राणियों के यकृत में? 3 पॉइंट। तो आपको पता है एमाइलोज, सेलुलोज, एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन। तो ये देखिए, एमाइलोज और सेलुलोज और एमाइलोपेक्टिन ये प्लांट में पाए जाते हैं, और जबकि ग्लाइकोजन एनिमल यानी प्राणियों के यकृत में संचित होता है। यकृत के अलावा माइंड में भी होता है, मसल्स में भी होता है, लेकिन यहाँ पे यकृत पूछा है तो यकृत में संचित होता है। इसको एनिमल स्टार्च बोलते हैं। ग्लाइकोजन क्या बोलते हैं? प्राणी मंड या एनिमल स्टार्च। जबकि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन स्टार्च के 2 भाग होते हैं। और सेलुलोज आप जानते हैं कोशिका भित्ति के निर्माण में मददगार होते हैं। किसके? पौधों के कोशिका भित्ति बनाती हैं। तो ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। चौथा, ग्लाइकोजन को क्या करते हैं? एनिमल स्टार्च। और ये कहाँ संचित होता है? प्राणियों के यकृत में। और भोजन की कमी होने पर यही ग्लाइकोलिसिस द्वारा ग्लूकोज बनाता है, जो ऊर्जा का क्या पूर्ति करता है। अगला, सुक्रोज, जिसको और किस नाम से जानते हैं? इच्छू शर्करा, एक डाइसैकेराइड है, जिसका एक अणु के जलक बटन से क्या बनाएगा? ऑप्शन देखिए, ग्लूकोज के 2 अणु? जी नहीं। ग्लूकोज के 2 अणु प्लस लैक्टोज का 1 अणु? नहीं। ग्लूकोज का 1 अणु, फ्रक्टोज का 1 अणु? बिल्कुल सही। फ्रक्टोज के 2 अणु? नहीं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या होगा? करेक्ट। कैसे? आइए देखते हैं। देखिए, सुक्रोज यानी चीनी है, जिसमें 1 अणु ग्लूकोज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज होता है, और 1 अणु बीटा डी फ्रक्टोज होता है। और कैसे जुड़े होते हैं? ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा है। कहाँ? ग्लूकोज का C1 पोजीशन और फ्रक्टोज का C2 पोजीशन। तो इसको C1 C2 अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। समझ में आ गया? ये अल्फा है, ये बीटा है, इसका 1 है, इसका 2 है। तो क्या बोलेंगे? C1 C2 अल्फा बीटा, और ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े हैं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब यही टूट जाएगा यदि आप अम्लीय माध्यम में क्या कराएंगे? जल अपघटन कराएंगे, तो ये टूटेगा। तो 1 अणु ग्लूकोज देगा, 1 अणु फ्रक्टोज देगा। तो ऑप्शन दिया है कि नहीं? ये दिया है। किस नंबर में? तीसरे में। देखिए, ग्लूकोज का 1 अणु, फ्रक्टोज का 1 अणु। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बोर्ड से लेकर नीट तक ये प्रश्न आपसे पूछा है और पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न।
चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा युगल, युगल का मतलब पेयर, जोड़ा, जो भी कह लीजिए, एनोमरों को प्रदर्शित करता है। अब एनोमरों को पहचानने का तरीका क्या है? यदि लीनियर संरचना है, रेखीय संरचना है, जैसे यहाँ पर पहला पेयर दिया है तो लीनियर संरचना है, फिशर फार्मूला बोल सकते हैं, हावर्थ फार्मूला, फिशर तो दूसरा होता है, हावर्थ फार्मूला के द्वारा। तो लीनियर संरचना में क्रियात्मक समूह कार्बन का OH किधर है, राइट में है कि लेफ्ट में है? राइट में है तो अल्फा, लेफ्ट में है तो बीटा। और यदि रिंग में है, साइक्लिक है, तो रिंग में मान लीजिए ऐसे है, मैं बना दे रहा हूँ, ऐसे मान लीजिए ऐसे बनाया हुआ है ग्लूकोज का संरचना, ठीक है। तो OH ऊपर है तो अल्फा, OH नीचे है तो बीटा। फिर से समझिए, OH यदि ऊपर है, यहाँ H है और ऊपर OH है तो अल्फा फार्म हो गया, और यही पलट जाएगा, ये नीचे ये ऊपर तो बीटा फार्म। तो एनोमर उसे कहते हैं अल्फा पोजीशन। फंक्शनल कार्बन का OH कन्फिगरेशन लेफ्ट में है कि राइट में, यदि वो रेखीय संरचना में हो, यदि रिंग में है तो ऊपर नीचे से हम पहचान करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये तो क्रियात्मक समूह इसका OH रखा नहीं है, दूसरे भी पेयर में भी क्रियात्मक समूह OH ग्रुप नहीं है, यानी ओपन चेन है तो OH नहीं बन पाया है, क्योंकि साइक्लाइजेशन होता है तब CHO जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो उसमें किस में बदल जाता है, OH में, ठीक है, रिंग बना लेता है इसका ऐसे जुड़कर। तो यहाँ देखिए तीसरे ऑप्शन में, तीसरी जगह यहाँ पर रिंग बन गया, तो इसका नंबरिंग हम कर देते हैं, आपको पहचान करना सिखा देते हैं। तो पहले देखिए, इसका 1 है, कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, ये ग्लूकोज है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये भी ग्लूकोज है, लेकिन इसका OH देखिए, इसका किधर है, लेफ्ट में है, और इसका OH किधर है, राइट में। तो ये क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज, ये क्या हो गया, बीटा डी ग्लूकोज। तो ये आपस में एनोमर है। क्यों? क्योंकि क्रियात्मक समूह कार्बन का OH का कन्फिगरेशन डिफरेंट है, इसलिए क्या है, एनोमर है। तीसरा पेयर क्या है, एनोमर है। लेकिन चौथे में भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं चौथा एनोमर है या नहीं। जब आप पढ़ रहे हैं केवल एक सही होगा तो तीसरा सही हो गया, लेकिन ये क्यों नहीं है मुझे आपको बताना है, क्योंकि देखिए ये तो डिफरेंट है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन यदि और डिफरेंट होगा तो एनोमर नहीं होगा, केवल क्रियात्मक समूह का OH डिफरेंट होना चाहिए और सब कुछ कन्फिगरेशन सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए OH कन्फिगरेशन, यहाँ OH 1 2 दोनों का क्या है, OH राइट लेफ्ट में है, जबकि इसका दोनों OH किधर है, राइट में है, इसलिए ये नहीं होंगे। एनोमर केवल क्या होंगे, तीसरा पेयर, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, प्रोटीनों में 2 प्रकार की द्वितीयक संरचनाएं पाई गई हैं, जो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट संरचनाएं हैं। ये बता रहा है आपको, फिर कह रहा है अल्फा हेलिक्स संरचनाएं जिसके द्वारा स्थायित्व प्राप्त करती हैं वे हैं, कौन से हैं, किसके द्वारा स्थायित्व प्राप्त करती है अल्फा हेलिक्स? तो आपको रटा रटाया चीज़ है, हाइड्रोजन आबंध द्वारा। अल्फा हेलिक्स द्वारा जो संरचनाएं हैं वो हाइड्रोजन बंध द्वारा स्थायित्व को प्राप्त करती हैं, याद रख लीजिए, ठीक है। और जब हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ते हैं, यानी प्रोटीन का विकृतीकरण, तो कौन सी रचना डिस्टर्ब नहीं होती, प्राथमिक संरचना डिस्टर्ब नहीं होती, जबकि सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी ये तीनों डिस्टर्ब हो जाती हैं, लेकिन प्राइमरी संरचना डिस्टर्ब नहीं होती, ये भी याद रख लीजिए, बहुत बार पूछा है ये भी। अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा कर देते हैं। डाइसैकराइड के अपचायक समूह यानी एल्डिहाइड अथवा कीटोन अबंधित हो तो वे अनपचायी, यहाँ पर ई छूट गया है, अनपचायी शर्करा होते हैं। ये आपको सूचना बता दिया कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। क्या एल्डिहाइड और कीटोन आबंधित होंगे, आबंधित मतलब बीजी होंगे बॉन्ड में, कौन से बॉन्ड में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में बीजी होंगे, तो अनपचायी शर्करा होंगे, ठीक, बता दिया। अब आपको प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकराइड अनपचायी शर्करा है? छाटिए भाई, जैसा बताया उसके अनुसार। तो यहाँ देखिए, इसका 1 पोजीशन, इसका 4 पोजीशन C1 C4 है, तो इसका एक साइड यानी इसका क्रियात्मक समूह क्या है, फ्री है, तो ये अपचायी है, यानी रिड्यूसिंग शुगर है ये। दूसरा देखिए, ये क्या है संरचना, फ्रक्टोज, ये क्या है, ग्लूकोज। आप अभी देखे हैं कि ग्लूकोज में, यहाँ देखिए ग्लूकोज में इसका क्रियात्मक समूह कीटोन होता है, इसका क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होता है, तो इसका 1 इसका 2 क्या होता है, बीजी होता है, फंक्शनल क्रियात्मक समूह कार्बन ग्लाइकोसाइड द्वारा बीजी होते हैं, तो ये क्या है, अनपचायी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है सुक्रोज क्या है, अनपचायी होंगे, जबकि इसका इधर क्या था, फ्री था, तो ये रिड्यूसिंग है, इसका फ्री है तो रिड्यूसिंग है, इसका फ्री है तो रिड्यूसिंग, 3 क्या है, रिड्यूसिंग, जबकि सुक्रोज यानी ये वाला संरचना क्या है, अनपचायी है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि 2 मोनोसैकराइड जुड़ते हैं तो उनमें से एक क्रियात्मक समूह यदि उसका फ्री है तो रिड्यूसिंग होगा, दोनों बीजी हैं बॉन्ड में तो नॉन रिड्यूसिंग होंगे। तो इसलिए चीनी आपको याद रखना है कि नॉन रिड्यूसिंग है, जबकि माल्टोज और लैक्टोज ये क्या है, डाइसैकराइड में रिड्यूसिंग है, और सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है, याद रख लीजिए इसको, बहुत बार पूछा है नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगला प्रश्न, मेमोरी बेस्ड प्रश्न है ये, निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल एक विटामिन है? तो यहाँ पर 4 अम्ल हैं, स्पार्टिक अम्ल, स्कार्बिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तो आपको याद आ गया होगा, स्कार्बिक अम्ल क्या है, विटामिन है, कौन सा विटामिन है, मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है।
इस कार्बनिक अम्ल को और किस नाम से जानते हैं? अगला प्रश्न, डाइन्यूक्लियोटाइड दो न्यूक्लियोटाइड के आपस में फास्फोडाइएस्टर आबंध द्वारा जुड़ने से बनते हैं। गुड, सही बता रहा है। ये न्यूक्लियोटाइडों की पेंटोस श्रृंखलाओं के कौन से कार्बन परमाणुओं के मध्य उपस्थित होते हैं? ऑप्शन क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 और 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 3 प्राइम। मतलब मैं इंग्लिश हिंदी में मिक्स कर दे रहा हूँ, तो थोड़ा मैं इंग्लिश में ही बोल देता हूँ, हिंदी बोलने में मिक्स हो जा रहा है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 1 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 3 प्राइम। मैं इस 3 डैश को प्राइम बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं? प्राइम, क्योंकि प्राइम भी बोल सकते हैं, डैश भी बोल सकते हैं। बायोलॉजिकल लैंग्वेज इसका प्राइम है। चलिए अब आप देखिए इसको, आंसर में आंसर क्या हो आप बताइए। ये फास्फेट समूह है, ये शुगर है, ये नाइट्रोजनस क्षार है। ये मिलकर तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड में जो फास्फोडाइएस्टर बांड है, फास्फोडाइएस्टर क्या करता है? दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड को फास्फोडाइएस्टर बांड जोड़ते हैं, फास्फेट समूह। तो सुक्रोज यानी सुक्रोज न कर शुगर को कौन कौन से शुगर का कौन कौन कार्बन फास्फोडाइएस्टर में सम्मिलित होता है? तो यहाँ देखिए 3 वाला है और इधर देखिए 5 वाला है। 3 और 5, 3 to 5 ये दिया हो या 5 to 3 ये दिया हो, तो दोनों में से कोई एक दे सकता है। तो यदि हम इधर से इधर जाएँ, किधर से? नीचे से ऊपर की ओर जाएँ, ऐसे जाएँ, तो आपको क्या मिलेगा? 5 to 3 मिलेगा। फिर से समझिए, 5 से जुड़ा हुआ है और 3 से जुड़ा हुआ है। यदि हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या करते हैं? ये 5 to 3 हुआ, और यदि ऊपर से नीचे आते हैं, ऐसे आते हैं, तब क्या होता? 3 to 5 प्राइम। तो दोनों सही है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला 5 to 3 प्राइम सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 9वां, न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल में 2 चीज़ होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो किसके बहुलक होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक होते हैं। न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए, आरएनए। ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड प्रश्न है। अगला, ग्लूकोज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखना है, पूछ रहा है कि इसमें सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है? पढ़ते हैं। यह एक एल्डो सक्रिय है, सही है। एचआई के साथ गर्म करने पर यह रिएक्शन देता है, सही है। यह फिनोज रूप में उपस्थित रहता है, ये गलत है। चौथा पढ़िए, ये इसका 2,4 डीएनपी परीक्षण सकारात्मक नहीं होता, ये भी सही है। यानी एक सही, 2 सही, 4 सही, तीसरा क्या है? गलत है। लेकिन हमसे पूछा है कि सही नहीं है, तो तीसरा क्या है? सही नहीं है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा सही नहीं। क्यों नहीं है? आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए फ्यूरान है, क्या है ये? फ्यूरान। और फ्यूरान 5 मेंबर रिंग कंपाउंड है। कैसे? 1 2 3 4 5। तो ये फ्यूरान की जैसा संरचना किसकी होती है? फ्रक्टोज की। इसलिए फ्यूरान फ्रक्टोज किसकी जैसा संरचना रखता है? फ्यूरान की तरह। तो इसमें ऑप्शन में दिया क्या है? फ्यूरनोज के रूप में उपस्थित रहता है, ये तो गलत कर दिया है। जबकि ग्लूकोज किस रूप में रहता है? पायरान के रूप में। पायरान जैसी संरचना रखता है, इसलिए पायरनोज की तरह संरचना है, या पायरनोज कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 6 मेंबर है। एक का ऑप्शन से 1 दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये पायरान के जैसा संरचना रखता है, इसलिए पायरनोज ग्लूकोज को कहते हैं। और फ्रक्टोज 5 मेंबर रिंग संरचना बनाता है, इसलिए पायरनोज की तरह कह सकते हैं संरचना को। जबकि इसमें ग्लूकोज को कह रहा है, तो एक तो गलत कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है। तो यही क्या हो गया? तीसरा ऑप्शन गलत है। इस कथन से ये सही नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।